Hi everyone, I hope you all are well. So let's start Learn Biotech. Our today's topic is Introduction to Biotechnology. Biotechnology, as the word suggests, is combination of biology and technology. Biotechnology is the use of technology to use, modify or upgrade the part or whole of biological system for industrial and human welfare. It means बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है उनका मॉडिफिकेशन करके उनका अपग्रेड करके फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ एंड फॉर ह्यूमन वेलफेयर। जिस भी प्रोसेस में हम ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं अपना कोई प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए हम ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं तो उस टेक्नोलॉजी को या उस प्रोसेस को हम बायोटेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं वो प्रोडक्ट्स ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो यूज़ करते हैं उसमें बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया से ही मोस्टली प्रोडक्ट्स जो है बनाए जाते हैं वो बैक्टीरिया से ही ऑब्टेन किए जाते हैं या फिर हम उसके कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिससे हम अपना प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। It is a combination of various technologies applied together to living cells, including not only biology but also subjects like mathematics, physics, chemistry and engineering. बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे हम सिर्फ बायोलॉजी ही नहीं पढ़ते बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं जैसे मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग। अब बायोटेक्नोलॉजी को हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं कर्ड प्रिपरेशन का। कर्ड प्रिपरेशन तो आप सभी ने अपने घर में देखी होगी। कर्ड प्रिपरेशन में हम मिल्क के अंदर थोड़ा सा कर्ड डालते हैं और उसके बाद बैक्टीरिया की फॉर्मेशन ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होने लगती है। बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट होने के बाद मिल्क जो है वो प्रेसिपिटेट आउट होने लगता है और धीरे धीरे वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कर्ड हमारी प्रिपेयर हो जाती है। उसके लिए हमें एक मेंटेन टेम्परेचर ज़रूरी होता है, मेंटेन पीएच ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें हमें इसमें ज़रूरत होती हैं इस प्रोसेस में। लेकिन मेन बात इसमें क्या है कि हमने कर्ड जैसे मिल्क में डाला, उस कर्ड के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट थे और उन बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई। इट मीन्स हमने इस होल प्रोसेस में बैक्टीरिया का यूज़ किया। इट मीन्स ये बायोटेक्नोलॉजी थी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है कर्ड प्रिपरेशन का। बायोटेक्नोलॉजी इज़ टू मॉडिफाई जेनेटिक स्ट्रक्चर in animals and plants to improve them in desired way for getting beneficial products. बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल जो है वो मॉडिफाई करते हैं कुछ बेटर रिजल्ट्स लाने के लिए उनसे। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन में हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। People were using biotechnology techniques thousands years before, but they did not name their working field as biotechnology. The name biotechnology was given by Hungarian engineer Karoly Ritke in 1919 to describe a technology based on converting raw materials into a more useful product. यहाँ पे ये बताया गया है कि बायोटेक्नोलॉजी 1000 ईयर्स पहले से ही यूज़ होती आ रही थी, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि उस टाइम पे लोगों को नहीं पता था कि ये बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसका हम बोल सकते हैं कि इस टेक्निक का नॉमेनक्लेचर नहीं हुआ था तब तक। लोग इसको यूज़ तो कर रहे थे लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये बायोटेक्नोलॉजी है। इसमें ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते थे। जैसे एग्जांपल्स हम इसमें लें तो वहाँ के जो इजिप्टियंस थे वो ब्रेड फॉर्मेशन में ब्रेड का जो डो बनता है उसमें यीस्ट का यूज़ करते थे और इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे। वाइन का प्रोडक्शन करते थे फर्मेंटेशन टेक्निक के थ्रू, उसमें भी माइक्रोब्स का यूज़ होता था और ये बायोटेक्नोलॉजी वो यहाँ पे यूज़ करते थे। लेकिन वहाँ पे उन्हें ये नहीं पता था कि ये बायोटेक्नोलॉजी है। जैसे हम बोल सकते थे कि तब तक वो टेक्नोलॉजी को यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें
या किसी को भी ये नहीं पता था कि इसको हम बायोटेक्नोलॉजी नाम देंगे, तब तक उसका नामकरण नहीं हुआ था। फिर एक साइंटिस्ट आए, यहाँ पे नाम दिया गया है हंगेरियन इंजीनियर कैरोली रिकी इन 1919। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बायोटेक्नोलॉजी का नाम दिया। उसके बाद ये बायोटेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप होनी शुरू हुई और यहाँ पे लोगों को पता चला कि बायोटेक्नोलॉजी, ये जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे इजिप्टियंस यूज़ करते थे ब्रेड फॉर्मेशन में, ब्रेड की जो डो बनाते थे उसमें यीस्ट का यूज़ करते थे। और उस टाइम पे भी लगभग 4000 साल पहले वहाँ पे कम से कम 50 वेराइटीज़ हुआ करती थी ब्रेड की। तो आप सोचिए कि वहाँ पे ये टेक्निक कितनी ज़्यादा यूज़ होती थी, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि ये बायोटेक्नोलॉजी है। फिर वहाँ पे जैसे योगर्ट बनाने में भी यूज़ होती थी ये। तो बस हिस्ट्री में यही है कि लोगों को उस टाइम पे पता नहीं था कि ये टेक्नोलॉजी का नाम बायोटेक्नोलॉजी है, लेकिन यूज़ ये बहुत पहले टाइम से होती आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। The Second World War became a major impediment in scientific discoveries. After the end of the Second World War, some very crucial discoveries were reported, which paved the path for modern biotechnology and to its current status. यहाँ हमें बताया गया है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स, बहुत सारी डिस्कवरीज ऐसी हुई जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे ये इमेज दिखाई गई है वॉटसन एंड क्रिक की। वॉटसन एंड क्रिक ने पहली बार डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ, उसके बाद और डेवलपमेंट होनी शुरू हुई। फिर लोगों को ये पता चला, यानी साइंटिस्ट को ये पता चला कि हम डीएनए जो है, एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए का पार्ट दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उस ट्रांसफ़र से जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो ये जो चीज़ थी डीएनए का ट्रांसफ़र, इसी को हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। अभी तक तो हमारा क्या था कि बायोटेक्नोलॉजी यूज़ तो हो रही थी, और वो यूज़ क्या हो रहा था कि सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स जो थे वो ग्रोथ कर रहे थे, ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ कर रहे थे और हमें अपना प्रोडक्ट मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें ऑर्गेनिजम्स में मॉडिफिकेशन भी चाहिए अपना प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी थी। अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में एक पॉइंट है, इन 1997 एन विलमट एन एरिस साइंटिस्ट वॉज सक्सेसफुल टू क्लोन अ शिप एंड नेम द क्लोन शिप एज डोली। ठीक है, पहली जो क्लोन शिप थी वो थी हमारी, जिसका नाम दिया गया था डॉली। फिर यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं कि जब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आई तो उसके बाद हमें हर एक फील्ड में क्या क्या बेनिफिट्स दिखाई दिए मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के। तो फर्स्ट पॉइंट है, मोर देन 250 बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड वैक्सीन्स अवेलेबल टू पेशेंट्स, मैनी फॉर प्रीवियसली अनट्रीटेबल डिसीजेस। यहाँ पे बताया गया है कि मतलब 250 के करीब हेल्थ प्रोडक्ट्स थे या फिर वैक्सीन थी जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू तैयार की गई थी, और वो पेशेंट्स के लिए इतनी यूज़फुल थी कि उनके आने, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के आने से पहले जो डिसीज़ मतलब उनका कोई इलाज ही नहीं था, ठीक है, जिनका कोई इलाज ही नहीं था, वो भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू उनकी भी वैक्सीन्स और मेडिसिन बनाई जा रही थी और लोग उनसे क्योर हो रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मोर देन 13.3 मिलियन फार्मर्स अराउंड द वर्ल्ड यूज एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी टू इंक्रीज यील्ड्स, प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम पेस्ट्स एंड रिड्यूस फार्मिंग्स इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। ये टेक्नोलॉजी फार्मर्स के लिए भी बहुत यूज़फुल रही, क्योंकि जैसे प्लांट्स में या क्रॉप में कीड़े वगैरह लग जाते हैं या फिर जो एक्स्ट्रा वीड्स निकल आती हैं वो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू कम की गई, और क्वांटिटी और क्वालिटी क्रॉप की भी इम्प्रूव हुई। इस वजह से फार्मर्स को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। नेक्स्ट आता है, मोर देन 50 बायो रिफाइनरीज आर बीइंग बिल्ड अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका टू टेस्ट एंड रिफाइन टेक्नोलॉजीज टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल्स एंड केमिकल्स फ्रॉम रिन्यूएबल बायोमास विच कैन हेल्प रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि कम से कम लगभग 50 बायो रिफाइनरीज़ जो हैं वो बिल्ड की गई नॉर्थ अमेरिका में, और वो टेस्ट करने के लिए टेक्नोलॉजीज़ का कि बायो जैसे प्रोडक्शन जो हो रहा है बायोफ्यूल्स का, और उनके प्रोडक्शन में जो केमिकल्स निकल रहे हैं वो केमिकल्स हार्मफुल हैं या नहीं हैं, और ये हेल्प करता है ग्रीन हाउस गैस जो निकलती है इन प्रोडक्ट्स के बनने में, उसको रिड्यूस करने में इस टेक्नोलॉजी ने हेल्प की। तो ये आप इमेज देख सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री। बस हिस्ट्री और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में इतना ही था।
हमारी फील्ड्स इन बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे कुछ फेमस बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड्स गिवन है कि कहाँ कहाँ पे किस किस फील्ड्स में हम बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज़ द डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स जीनोम यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे ये बताया गया है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो जीनोम के अंदर या फिर जीन के अंदर जो मैनिपुलेशन होता है, जो चेंजेस किया जाता है, उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे फिर आप ये डायग्राम देख के यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं। यहाँ डायग्राम दिया गया है, ये डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये बिल्कुल हमारा बायोटेक्नोलॉजी का एकदम बेसिक चीज़ है, क्योंकि इसी से सारी रिकॉम्बिनेंट डीएनएज बनाए जाते हैं और बायोटेक्नोलॉजी यहीं से स्टार्ट होती है, हम ये कह सकते हैं। यहाँ पे दिखाया है कि हमने एक तरफ तो बैक्टीरिया से प्लाज्मिड आइसोलेट किया गया है और यहाँ पे दूसरी तरफ एक सेल है जिससे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट किया है। फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड के अंदर यहाँ पे इंसर्ट कराया गया और इसके इंसर्ट कराने के बाद ये जो नया डीएनए हमारे पास बन के आया है उसको हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए नाम दिया है। रिकॉम्बिनेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो डीएनए जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बताया गया है। फिर नेक्स्ट इसको जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा बन गया उसको दोबारा बैक्टीरिया सेल के अंदर ही इंसर्ट कराएंगे, जिससे कि वो अपने क्लोनिंग कर सके, मल्टीपल कॉपीज़ बना सके और प्रोडक्ट्स को भी बना सके, जिससे हम प्रोडक्ट को फिर आइसोलेट करा ले सेल के अंदर से और हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाए। ये थी पूरी टेक्निक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी हम इसको बोलते हैं और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आती है। नेक्स्ट फील्ड है हमारा टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर अ मेथड ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च इन विच फ्रेगमेंट्स ऑफ टिश्यू फ्रॉम एन animal or plant are transferred to an artificial environment in which they can continue to survive and function। यहाँ दिया गया है कि किसी भी एनिमल से या प्लांट से एक छोटा पार्ट हम उसका लेते हैं, ठीक है, प्लांट का जैसे हम लीव ले लेंगे या कोई रूट का पार्ट थोड़ा सा ले लेंगे या कोई सेल ही काफ़ी होती है टिश्यू कल्चर के लिए। सिर्फ एक सेल भी अगर हम लेंगे किसी एनिमल की या फिर किसी टिश्यू की और उसको कल्चर कराएंगे तो वो एक पूरे होल प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे जो एनिमल्स का केस है वहाँ थोड़ा डिफरेंट होता है कि अगर सेल्स लेते हैं तो वो सेल्स ही ग्रो होती रहती हैं, सेल का कल्चर होता है। टिश्यू लेते हैं तो टिश्यू का कल्चर होता है, क्योंकि फिर जो वो कॉपी बनाने वाली बात होती है वो क्लोनिंग के अंदर आ जाती है। तो टिश्यू कल्चर के अंदर सिर्फ कल्चर कराते हैं इन्वायरमेंटल, जो फ्रेंडली इन्वायरमेंटल के अंदर। ठीक है, जो टिश्यू का जो हम कल्चर कराते हैं, सेल का कल्चर कराते हैं, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंडीशंस में कराया जाता है, वो भी इन विट्रो। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम टिश्यू कल्चर का नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि ये प्लांट से हमने एक सैंपल लिया और उसको हम फिर पेट्री डिश वगैरह में डाल के पूरा प्रॉपर उसको एनवायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं और उसके बाद फिर ये ग्रो करने के बाद प्लांटलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है और उसको हम फिर ट्रांसफर कर देते हैं अदर पॉट वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्लोनिंग का। क्लोनिंग तो यही होती है, मैंने बताया अभी आपको कि क्लोनिंग डिस्क्राइब्स द प्रोसेसेस यूज्ड टू create an exact genetic replica of another cell, tissue or organism. The copied material which has the same genetic makeup as the original is referred to as a clone. The most famous clone was a Scottish sheep named Dolly. तो क्लोनिंग में यही है कि एग्जैक्ट कॉपी जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, एग्जैक्ट कॉपी जो बनाई जाती है उसको हम क्लोनिंग बोलते हैं, और जो कॉपी वो बनाई जाती है उसको हम उसका क्लोन बोलते हैं कि ये इस ऑर्गेनिज्म का क्लोन है। फिर जैसे इसका पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये स्कॉटिश शीप डोली जिसका नाम रखा था, पहले भी एग्जांपल आया था कि क्लोन बनाया गया था बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके। तो ये 3 कॉमन से फील्ड थे यहाँ पे इस उसमें। यहाँ पे आपका टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। अब अगर आपको ये पूरी PDF पढ़नी है या नोट्स बनाने हैं इससे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। इसका टेलीग्राम चैनल भी मेरा लेट्स लर्न बायोटेक ही है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो ये पूरा टॉपिक था आपका। नेक्स्ट मैं इसकी एक वीडियो भी बना, जो शॉर्ट्स वीडियो डलती है ना, वो भी डालने वाली हूँ, जिसमें आपको इसके बहुत ही शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। जैसे कभी कभी प्रॉब्लम होती है ना जब हम एग्जाम्स में जाते हैं और ये याद नहीं रहता कि यार कौन सी हेडिंग हमें लिखनी चाहिए इस टॉपिक में, या फिर हमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स जो कॉमन होते हैं वो लिखनी चाहिए, तो वो चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी। जब भी आप एग्जाम में जाओ तो उसको एक बार रिवाइज कर लो ना, तो फिर वो हेडिंग्स वगैरह सब आपको एकदम से याद आ जाएंगी और आप ईजिली एग्जाम में लिख सकेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।